देखो थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी है यहाँ पे। तो ये है पाइलोरिस, ऑरिफाइस यहाँ पे सॉरी ऑरिफाइस पे यहाँ पे स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट आ गया, ये कार्डिक ऑरिफाइस, ये फंडस, ये पूरी बॉडी, यहाँ पे ये नॉट दिख रहा एंगुलर नॉच, फिर ये पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक कैनाल। अब ये जो ये फाइबर्स देखो, तो ये होता है ओमेंटम, ठीक है, ये अटैच होता है तो उसके साथ लेक्सरोमेंटम, लेक्सर कर्वेचर है, तो ये अटैच होता है लेक्सरोमेंटम से। और ये यहाँ से जो ये पार्ट्स निकल गए हैं, ये फाइबर्स जो है ये है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया है ऊपर, तो ये पूरा बेयर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक के पीछे यहाँ पे स्क्रीन रहती है, तो यहाँ से भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अटैच रहता है, और इसमें भी जो इसका एंटीरियर पार्ट और इसका पोस्टीरियर पार्ट ये भी बेयर एरियाज होते हैं, ठीक है। फिर अब इसका इंटरनल हमने करना है, तो अब इंटरनल में देखो कैसे है, ये देखो अंदर का इसका सबसे पहले 4 लेयर्स होती हैं इसकी इंटरनल में। अगर देखें तो सबसे पहले होती है सीरस लेयर, फिर मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकस, फिर म्यूकस। म्यूकस वाली सबसे अंदर वाली होती है, ठीक है। तो उसी में ही फोल्ड्स होते हैं, रूगेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूगेज, तो वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी इसमें स्टमक में। तो वो कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली कहाँ होते हैं, लेसर कर्वेचर की तरफ होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये लेसर कर्वेचर है, तो यहाँ पे ये जो अभी अगर मेरे ख्याल से ये ना इसमें हॉरिजॉन्टली है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे होना चाहिए ना, तो मतलब कि ये स्टमक जो था ये डिस्टेंडेड था, ठीक है। अगर ये एम्प्टी होता तो ये आपको इस तरह से दिखना था, लॉन्गिट्यूडनल दिख रहे थे रूबियस, ठीक है, लेसर कर्वेचर की तरफ। और ये लेसर कर्वेचर में ज़्यादा होने की वजह से इसमें पेप्टिक अल्सर जो है वो इसी लेसर कर्वेचर पे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो इसी साइड से जाएगा, लिक्विड्स लेते हैं वो भी इसी साइड से जाएंगे, क्योंकि वो रूबियस ही लॉन्गिट्यूडनली वहाँ पे एम्प्टी स्टमक में यहाँ पे हमें विजिबल होते हैं, बाकी जगह विजिबल नहीं होते हैं, वो वहाँ पे फ्लैटेंड ही होता है वो चीज़, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमने कुछ जैसे लिक्विड्स लिया, जैसे हार्श लिक्विड्स जैसे कॉफ़ी ले लिया, अल्कोहल लिया, अगर तो वो सब हार्श है, तो वो जो हार्श है तो वो उस म्यूकोज़ा को क्या करेंगे, इरोड करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जो जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे पानी ले रहे हैं वो भी इधर से जा रहा है, कॉफ़ी जो ज़्यादा पीते हैं उनको भी मतलब देखने को मिलता है कि उनमें अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं उनमें भी अल्सर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो वो इसी चीज़ से जब यहीं से निकलेगा तो उसी पार्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रूगेज ज़्यादा विजिबल होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। कौन सी लेयर पे, म्यूकोजा लेयर। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है सब म्यूकोजा, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, उसमें सिर्फ आर्टरीज, वेन्यूल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आर्टरीज आपको दिखती हैं यहाँ पे ऊपर ऊपर, वेन्स भी, ठीक है, अंदर से वेन्स ये वाली जो डार्क कलर की, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी लेयर आ जाती है, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर मतलब वहाँ पे मसल है सिर्फ, तो वो उसमें जो मसल होता है उसका नाम होता है मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, ठीक है। ये बुक में शायद हो आपकी, इस बुक में नाम मेरी बुक में नहीं था, मैंने ऐसे ऐड किया था, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, ठीक है, वहाँ पे ये मसल होता है। फिर ये मसल क्या करता है, डिस्टेंशन और एक्सटेंशन रिलैक्सेशन में उसका हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है उसमें। फिर उसके बाद कौन सी आगे, म्यूकस वाली, मैंने आपको बता दिया, म्यूकस भी रिलीज़ करता है और यहाँ पे रूबियस होते हैं। और डिस्टेंडेड अगर होगा, एम्प्टी में तो लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन जब डिस्टेंडेड होगा, भरा हुआ होगा, अगर हम तब उसको ऐसे इंटरनल उसका देखेंगे तो वो आपको फ्लैटेंड मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। वहाँ पे आपको रूबियस मिलेंगे नहीं, ना लेसर में मिलेंगे ना ग्रेटर में मिलेंगे। ग्रेटर पे तो चलो होते ही नहीं है, पर वहाँ पे भी आपको डिस्टेंशन साथ से बिल्कुल फ्लैट सा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरनल वाला। और इसमें मेन जो आपका था पेप्टिक अल्सर, क्लिनिकल व्यू से, तो पेप्टिक अल्सर जो है वो लेसर कर्वेचर पे मिलते हैं, रूगेज उसमें लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होते हैं। जितना भी हम लिक्विड्स लेते हैं या सॉलिड्स लेते हैं वो सब इसी पाथवे से निकलते हैं, इसलिए इस एरिया को, लेसर कर्वेचर के एरिया को ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। और उसे एक वर्ड लिखा है वहाँ पे, इंसल्टिंग करके कुछ लिखा होगा, पढ़ना उसको क्या लिखा है,
लास्ट में लिखा होगा सिर्फ molecular है, so there few genes. इसके ऊपर में लिखा होगा द लेसर कर्वेचर। हाँ ये लिखा है लिक्विड्स, ठीक है। तो जो जितना भी हम लिक्विड लेते हैं वो सब इसी एरिया से पास होता है। अब दूसरी चीज़ इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है कि जब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें तो है नहीं लेकिन ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फंडस में भी होता है, बॉडी में भी होता है। तो कुछ जो फंडस होते हैं मस्कल वाली लेयर में पढ़ना, सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे मस्कुलर लेयर में। सबसे पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल fibers. लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। उसमें क्या लिखा है, Most superficial, mainly along the curvature. हाँ मतलब वो लेसर कर्वेचर पे भी आपको मिलेंगे और ग्रेटर कर्वेचर पे भी मिलेंगे, लेकिन अंदर वाली साइड से लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। फिर उसके बाद Inner circular fiber encircle the body and are thicker हाँ, and pylorus. अब क्या इनर जो लॉन्गिट्यूडनल वाले थे वो ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर दोनों तरफ थे। अब जो इनर सर्कुलर वाले हैं वो कहाँ पे होगा, बॉडी फंडस पे भी होगा, बॉडी पे भी होगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला है डीपेस्ट लेयर। हाँ उसमें क्या रहता है कि ये जितने भी ये फाइबर्स आ रहे थे ना, तो ये कुछ क्या करते हैं, जब यहाँ पे इस एंगुलर नॉच पे पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे वो एकदम से डेंस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वो गैस्ट्रिक कैनाल बना देते हैं यहाँ पे, ताकि जो जितना भी लिक्विड और फूड जा रहा था उस गैस्ट्रिक कैनाल से वो पाइलोरिक एंट्रम में पास होगा और वहाँ से फिर वो पाइलोरिक ऑरिफाइस के थ्रू ड्यूडेनम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंटरनल, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका क्लिनिकल भी बता ही देती हूँ। क्लिनिकल में क्या रहता है सबसे पहले क्या लिखा है, गैस्ट्रिक पेन। हाँ अब गैस्ट्रिक पेन जो है वो कहाँ आपको, जब भी आपको होता होगा हार्ट बर्न होता है, गैस बन रही है, तो वो आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टमक का पार्ट तो ज़्यादा है, ये इसी एरिया पे एपिगैस्ट्रिक एरिया पे ही क्यों होता है, इधर होना चाहिए ज़्यादा, इधर होना चाहिए। होती तो है गैस की पेन, जब एक्यूट अटैक हो तो वो पूरे एब्डोमेन में भी फैलती है, लेकिन जो माइनर सी अगर पेन हो तो वो इसी जगह पे क्यों होती है पहले, क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है अपर एब्डोमेन की और इसकी गैस्ट्रिकल रीजन की वो सेम है, T6 और T10 स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो उसकी सेम है, ठीक है। इस वजह से गैस्ट्रिक पेन हमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है, ठीक है, ये इसमें लिखा है। फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर कैन अकर इन द साइड्स ऑफ द पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है यहाँ पे बॉडी में पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रीट होते रहते हैं, तो पेप्टिक अल्सर भी यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। लेसर कर्वेचर पे ज़्यादा बताया आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें वो भी लेसर कर्वेचर पे ही मिलते हैं। दिस इज पॉसिबली ड्यू टू some peculiarities. It is homologous with the gastric trough of the ruminants. Mucosa is not freely movable over the muscular cord. मतलब कि इसमें जो muscular cord जो मैंने आपको बताया वो इसमें freely movable नहीं है, बाकी सारे movable होते हैं। इसमें जो mucosa अंदर रहता है वो movable नहीं है, उस वजह से भी यहाँ पे आपको अल्सर देखने को मिलेगा। एक तो है हार्श लिक्विड पास कर रहा है, रूगेज जिसमें लॉन्गिट्यूडनल है, और दूसरा कि रूगेज का एक और इम्पॉर्टेंट था कि जो लॉन्गिट्यूडनल रूगेज होते हैं वही एक ऐसे मतलब एक नालियाँ जैसी बन गई है ना, तो वो लिक्विड उसी में से ही पास होगा। उसके वो रूगेज क्या करते हैं, बाकी पार्ट जो रहता है उसमें जाने नहीं देता उसको, लिक्विड्स को, ठीक है। तो वो इसी से ही ज़्यादातर पास होता है। एक ये इसका था। दूसरा इसमें जो म्यूकस अंदर का जो रहता है वो मूवेबल नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो अगर इन्फेक्शन अगर हो जाए, स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसका मोस्ट कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं। इनका डिफरेंस आपको पता है, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर का क्या रहता है, ड्यूडेनल अल्सर जो रहते हैं इनका क्या डिफरेंस होता है। इनमें पेन का एक सबसे पहला पेन का रहता है कि जब खाली पेट हम हैं तो हमें पेन हो रहा है, हमने खाना खाया तो पेन सबसाइड हो गई। फिर एक अल्सर होता है जिसमें खाना खाने के बाद पेन होती है, तो वो कौन सा होता है, ड्यूडेनल अल्सर में, जो ड्यूडेनम के साथ पाइलोरिक वाला पार्ट जुड़ रहा है ना, तो अगर उस जंक्शन पे अगर आपको अल्सर है तो वो पेन कब होगी, जब आपने खाना खा लिया, ठीक है। जैसे ही खाना खाया वैसे ही पेट दर्द शुरू हो गई, तो वो इस एरिया पे होगी।
तो उस एरिया को और पेशेंट कंप्लेन यही करेगा कि मुझे इस एरिया पे पेन हो रही है। दूसरा वो कंप्लेन करेगा कि जब मैं खाना खाता हूँ तब मुझे पेन होती है। तो वो आप उससे डायग्नोज ये कर सकते हो कि उसको ड्यूडल अल्सर हो सकता है और उसका वेट जो होगा वो लॉस होता जाएगा। ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, उसका खाना भूख बहुत लगेगी लेकिन वो खाएगा नहीं डर के मारे कि उसको पेन है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें ड्यूडल अल्सर में आ जाती हैं। हाँ ये होगा। फिर उसके बाद अगर उसको भूख लगी है तो तब उसको पेन हो रहा है, फिर उसने खाना खाया तो पेन सबसाइड हो गया, तो वो होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर या पैप्टिक अल्सर, दोनों उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है पेन का। बाकी और भी होते हैं डिफरेंस, लेकिन वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस ये पेन का अगर कोई पूछे कि ड्यूडल अल्सर और इसमें क्या डिफरेंस है तो आपने पेन का ही बताना है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेलिना होता है, मेलिना मीन्स ब्लड इन स्टूल्स, तो वो ड्यूडल अल्सर में रहता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो और जो खाने का रहता है कि जो स्पाइसी फूड लेते हैं उनको गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्यूडल अल्सर। ठीक है, और जो वेट का भी इसमें रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेट लॉस हो जाएगा, तो वेट लॉस किसमें होगा, ड्यूडल वाले में, क्योंकि वो खाना नहीं खाएगा, भूख तो उसको लगेगी लेकिन वो डर के मारे खाना नहीं खाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और इसमें वो खाना खाता जाएगा तो वेट उसका इंक्रीज़ भी हो सकता है या उतना भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का जो साइन रहता है, मेडिकल साइन, उसको हम बोलते हैं ट्रायोस्टर साइन। इसमें लिखा होगा ये है ट्रायोजर साइन। ये अगर कोई पूछे ट्रायोजर साइन क्या है तो CA ऑफ द स्टमक। ठीक है, फिर इसमें और क्या है, इसमें क्या रहता है, दीज लिम्फ नोड, इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं ये वाली लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो होती है वो इसमें स्वेल हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप A वाले पेशेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन और हाइपोस्थेनिक स्टमक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ना, ये कंजेनाइटल, ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि कुछ बेबीज़ होते हैं वो खा नहीं पाते, दूध नहीं पी पाते, जैसे ही दूध पिएंगे उनको वॉमिट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिट बोलते हैं उसको। जैसे ही उन्होंने दूध पिया वैसे ही एकदम से ऐसे बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिट। तो ये होता है किसमें, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन में। तो उनका जो ये पाइलोरिक कैनाल जो पूरा रहता है नीचे, ईसोफेगस का भी जो पार्ट रहता है उसमें किसी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो गया हो, बर्थ के टाइम पे कोई कंस्ट्रिक्शन हो गई हो, या कंजेनाइटली ही पहले का ही कोई बर्थ डिफेक्ट हो, तो उनमें ये देखने को मिलता है कौन सा कंस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बस इसमें ये करना है। ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे ठीक है, ये पढ़ो आज जो वो था सल्कस इंटरमीडियट। हाँ वो यहाँ ये पर यह होता यहीं पर, ये ग्रुप सब है ना अंदर की तरफ, यहाँ पे ये ऐसे जिगजैग सा होता है। यहीं पे जैसे ये क्या नाम इसका, एंगुलर नॉच जो है इसके अंदर की तरफ यहाँ पे ही ग्रुप सा होगा जिगजैग लाइक सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस इंटरमीडियट। तो वो सेपरेट करता है अपर वाले पार्ट को लोअर वाले पार्ट से।